पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. पैसा वसूल के नए सीजन में स्वागत है आप सबका। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे एक मध्यम वर्गीय परिवार और उसकी वित्तीय स्थिति और उस परिवार की वित्तीय समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट द्वारा दी गई विशेष सलाह। लेकिन उससे पहले देखेंगे इस हफ्ते की खास खबरें। घोटालेबाजों और स्टॉक मार्केट की गड़बड़ियों की निगरानी रखने के लिए बाजार नियामक सेबी नए सॉफ्टवेयर की मदद ले रही है। इस नए सॉफ्टवेयर टूल से न ही केवल शेयर बाजार में निगरानी रखी जाएगी, पर साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद सूचनाओं का भी नियमित तौर पर विश्लेषण किया जाएगा। करदाताओं को निराश करते हुए केंद्र सरकार ने आयकर से छूट की सीमा हर साल महंगाई में वृद्धि के हिसाब से बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अगली सरकार किसी भी दल की बने, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के दिन बदलने के आसार हैं। अगर इस क्षेत्र के विकास दर बढ़े तो नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। पिछले 3 महीनों में सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए हुए टैक्स फ्री बॉन्ड्स के रिटर्न्स लगभग शेयर मार्केट के रिटर्न्स की बराबरी कर चुके हैं। जानकारों के मुताबिक निवेशकों को बड़े मुनाफे के लिए टैक्स बॉन्ड्स को मैच्योरिटी के बाद ही भुनाना चाहिए। IDFC और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को नए बैंक लाइसेंस मिलने से बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों के मौके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्लेषणों के मुताबिक अगले 1-2 साल के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 15,000 नई नौकरियां आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं व्यय सेगमेंट से, जहां हमारे संवाददाता संजीत कुमार आपको ले चलेंगे एक मिल्कमैन के घर। हमारा देश गांव और शहरों में कुछ इस कदर बटा हुआ है कि फर्क साफ झलकता है। शहरों की चमक ने करोड़ों गांव वासियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। बेहतर सुविधाएं और कमाई के अन्य विकल्प की तलाश में गांव वासी शहरों का रुख करते हैं। इनमें से ही एक हैं पुष्कर लाल भीमावत, जो रोजी रोटी की तलाश में अपना गांव छोड़कर शहर आए और यहां से शुरुआत की एक नए जीवन की। मेरा नाम पुष्कर लाल भीमावत है। मैं राजस्थान का उदयपुर का रहने वाला हूँ। मैं मीरा रोड में 1993 से आया हूँ। मैं दूध का बिजनेस करता हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ है, एक लड़की है, एक लड़का है। राजस्थान के एक छोटे गांव चंदेश्वरा के रहने वाले पुष्कर लाल यहाँ नौकरी की बजाय अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि शहरों में दूध की मांग काफी ज्यादा थी, पर इसकी आपूर्ति बेहद कम। पुष्कर ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और दूध की सप्लाई का व्यवसाय शुरू किया। मैं दूध का बिजनेस करता हूँ, उससे मुझे मंथली 20-25 हज़ार की इनकम हो जाती है। पुष्कर लाल इस व्यवसाय में करीब 20 साल से हैं और अपने खर्चों पर कटौती कर उन्होंने अपना एक घर भी खरीद लिया है। वो यहीं एक गौशाला से दूध खरीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं। मेरा महीने का 10,000 रुपये खर्चा हो जाता है। बच्चों का पढ़ाई है, मेंटेनेंस है, घर खर्चा है, इधर उधर शादी ब्याह में और गांव आना जाना रहता है, वो टाइम में ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। मैं 2004 में अपना खुद का घर खरीदा था 2,30,000 रुपये में। उससे पहले मैं मीरा रोड में भाड़े पे रहता था। पुष्कर हर महीने करीब 10,000 रुपए बचत कर लेते हैं। उन्होंने 2 जीवन बीमा योजनाएं ले रखी हैं, पर उनके पास अपने और अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के लिए कोई स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है। मेरा LIC का दो पॉलिसी है। मनी बैग पॉलिसी, एक में 8,900 रुपये आता है, एक में 5,440 रुपये आता है। पुष्कर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक निजी फंड में मासिक तौर पर 500 रुपए का निवेश करते हैं। वहीं अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने कोई बचत या निवेश योजना नहीं बनाई है। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहा हूँ। उनका पूरा परिवार उनके दूध के बिजनेस पर ही निर्भर है। इसके अलावा उनकी दूसरी कोई आमदनी नहीं है। आखिर में वो अपनी बेटी की शादी के लिए होने वाले खर्चे के बारे में हमारे एक्सपर्ट से कुछ सलाह चाहते हैं। आपने देखा कैसे दूध बेचकर पुष्कर अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इनकी समस्याओं पर लेते हैं राय हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट गौरव मशरूवाला से। पुष्कर लाल जी, आपने काफ़ी बढ़िया प्लानिंग अब तक तो की है। खुद का घर बना लिया और 20,000 की आमदनी में से करीब 7-8 हज़ार रुपया बचा लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा रेट है। थोड़ी बहुत चीज़ों पे ध्यान रहे। पहली बात ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो पूरी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। अगर कोई बीमारी वगैरह आ गई तो ये जितनी मेहनत की है, खुद का घर बनाया है, गांव में ज़मीन है, उस पर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके बाद में जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो आपका कम है। हालांकि आपने निवेश के नज़रिए से लाइफ इंश्योरेंस लिया है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक रिस्क कवर के नज़रिए से होना चाहिए।
तो टर्म प्लान ले ले, करीब 25 लाख का भी अगर आप टर्म प्लान ले लेते हैं तो उसका उतना खर्च नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी दुर्घटना बन गई तो इतना पैसे फैमिली को मिल जाएंगे कि बाकी जो जिम्मेदारियां है, दोनों बच्चों की पढ़ाई, शादियां, दोनों का खर्च निकल जाएगा। अभी एक आपने बात की है कि आपने पैसे निवेश किए कोई प्राइवेट कंपनी में। इससे तो ये बेहतर है कि आप ये निवेश करें या तो रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में, तो सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। हालांकि रिटर्न्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके जो भी पैसे निवेश किए वो सेफ हो। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड्स आते हैं, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं कि जब बेटी की शादी की बात आएगी, अगर गोल्ड वगैरह की ज़रूरत है तो वो फंड आप लिक्विडेट करके उसके पैसे में से आप थोड़े बहुत गहने बना सकते हैं। आपकी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की, हालांकि गांव में आपका ज़मीन का टुकड़ा है जो आप भाई वगैरह संभालते हैं, लेकिन जब ये आपकी ये दो जिम्मेदारियां, पढ़ाई और शादी की, दोनों ख़त्म हो जाए तो फिर रिटायरमेंट के लिए भी धीरे धीरे करते जाए। अगर स्टॉक मार्केट पे भरोसा है, अगर म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर पाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी आपकी उम्र 40-45 के आसपास है और आपका काफ़ी वक्त है। तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि इक्विटी मार्केट, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड जो होते हैं जैसे कि इंडेक्स फंड वगैरह, इतनी चीज़ें सिर्फ कर ले तो लंबे समय के लिए जो आपने वेल्थ क्रिएट की है उसका फ़ायदा आपका भी होगा। मैं फिर से रिकैप करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लाइफ इंश्योरेंस बढ़ा दे, रिकरिंग डिपॉजिट चालू कर दे बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए, एक गोल्ड म्यूचुअल फंड कर ले और रिटायरमेंट प्लानिंग की भी व्यवस्था कर ले। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे कैटल लोन पर एक स्टोरी, साथ ही हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी निवेश करने की सही विधि। देखते रहिए पैसा वसूल। India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. BSE SME. Turn your small company into a big one. Get listed on the BSE SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन आदि ग्रामीण भारत के परिवारों के लिए एक बड़ी आजीविका है। कई किसानों के पास जमीन तो होती है पर पशु न होने के कारण अपना फार्म नहीं चला पाते हैं। इस परिस्थिति में पशु ऋण से फायदा मिल सकता है। कैटल लोन के ऊपर जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का व्यवसाय रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है। इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने से किसानों को भारी फायदा हो सकता है। किसान खेती के साथ साथ पशुपालन को अतिरिक्त आय अर्जित करने का साधन बना सकते हैं। भारत में पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि प्रमुख हैं। आजकल राष्ट्रीय और ग्रामीण बैंकों के साथ कुछ प्राइवेट बैंक्स भी किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हुए हैं। पशु ऋण के लिए बैंक साधारण व्यावसायिक तौर पे ही इंटरेस्ट चार्ज करती है। यह इंटरेस्ट साधारण 14% से लेकर 16% तक का हो सकता है और यह आरबीआई के शर्तों के मुताबिक चेंज हो सकता है। इसका रीपेमेंट पीरियड जो है वो साधारण 5 साल से लेकर 7 साल तक का हो सकता है और इस ऋण पे अगर यह पशु ऋण नाबार्ड पुरस्कृत है तो इस पर सब्सिडी की सुविधा भी अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए सब्सिडी ये अराउंड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% तक की है और SC/ST कैटेगरी के लिए यह टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 33.33% इतनी सब्सिडी मिल सकती है। गांव में पशुओं के रखरखाव के लिए जगह की कमी नहीं होती है। डेयरी का बिजनेस शुरू कर वो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसानों के पास एटलीस्ट आधा एकड़ इरिगेटेड लैंड होनी बहुत ज़रूरी है। अगर लोन 1 लाख रुपए से कम है तो सिर्फ पशुओं को गिरवी रखने की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर लोन 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो पशुओं के साथ साथ ज़मीन को भी गिरवी रखना ज़रूरी होगा और उसके साथ ही एटलीस्ट 2 गारंटर देने भी ज़रूरी होंगे। 15 से 25% तक की मार्जिन मनी भी देनी ज़रूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार पशु ऋण लेकर डेयरी व पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
इससे न सिर्फ उनकी कमाई होगी बल्कि उन्हें अपनी आजीविका की तलाश में शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े लोगों पर महंगाई का गहरा असर होता है। केवल खर्च पर नहीं बल्कि बचत पर भी इन्फ्लेशन का काफी प्रभाव पड़ता है। हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीना मेहता ऐसी परिस्थिति से जूझने के उपाय बता रही हैं हमारे व्यय सेगमेंट के आखिरी हिस्से में। अगर आप ऐसे धंधे से जुड़े हैं जिसमें महंगाई बिल्कुल सामने नज़र आती है, जैसे कि खाद्य पदार्थ, खाने के जो पदार्थ होते हैं वो लोग रोज़ खरीदते हैं और उसमें महंगाई का असर सबसे जल्दी दिखता है। लेकिन ये मत सोचिए कि महंगाई का असर सिर्फ खर्च पे ही पड़ता है। अगर आप अपनी बचत करते हो उस पर भी महंगाई का असर पड़ता है, क्योंकि जैसे समय जाता है तो बचत की जो रकम है उसकी मूल जो उसका वैल्यू है वो कम होती जाती है। इसकी वजह यह है कि आज अगर हमने 100 रुपये बचाए और 100 रुपये से हम 10 चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन कल वही 100 रुपये हमें सिर्फ 8 चीज़ खरीद कर देंगे। इसकी वजह यह है महंगाई। तो आपको ऐसी साधन में आपके पैसे लगाने चाहिए कि आपका जो रिटर्न है या तो जो ब्याज दर है वो आपको आपकी महंगाई से ज़्यादा मिले। तो अगर महंगाई 7% हो तो आपको कम से कम 9 या 10% वाले अगर आप ऑप्शंस में पैसे डालोगे तभी चल के आपको महंगाई से ज़्यादा पैसे मिलेंगे और सही मायने में आपकी बचत जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। और हम जो वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं कि आपकी बचत में बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारी बचत कम होती जाती है। तो ये मत सोचिए कि महंगाई सिर्फ खर्च पे ही लगती है, महंगाई आपकी बचत पे भी लगती है और ये बात हमको समझ लेनी बहुत ही ज़रूरी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। हमारे देश में खाद्य उद्योग बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे कई उद्यमी हैं जो खाद्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक उद्यमी से गरिमा दास की इस रिपोर्ट में। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को खाखरा जरूर पसंद आता है। खाखरा एक ऐसा खाद्य है जो हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। जागृति शाह भी उन खाखरा प्रेमियों में से एक हैं जिन्होंने 1993 में अपने परिवार में आए हुए वित्तीय कठिनाइयों की वजह से खाद्य उद्योग को अपने कमाई का जरिया बनाया और अपना खाखरा उद्योग शुरू किया। एक जमाने में घर से डब्बे का व्यवसाय करने वाली जागृति आज एक सफल उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जागृति खाखरा बनाने में शुद्ध उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। उनका खाखरा अलग अलग विशेषताओं और पैकेजिंग के साथ बाजार में सप्लाई किया जाता है। मुंबई के अलावा ये भारत के अन्य शहरों में भी खाखरा सप्लाई करती हैं। हम लोग है ना प्योरिटी यूज़ करते हैं और प्योर वेट मतलब प्योर गेहूं का खाखरा है। इसमें मैदा के ऐसा कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम लोग का खाखरा बॉम्बे तो ऑल ओवर बॉम्बे में जाता है। उसके बाद गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह सब जगह पे हमारा खाखरा जाता है। जागृति का कहना है कि भारत में खाखरा का बिजनेस काफी बड़ा है। उनकी कंपनी का टर्नओवर करीबन 8 लाख रुपए है और आने वाले 5 साल में वे अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने की सोच रही हैं। हमको ये बिजनेस में 1 kg खाखरा के ऊपर 5% या 10% पर प्रॉफिट मिलता है। अभी हम लोग ये बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो अभी तो ऑल ओवर बॉम्बे में और इधर गुजरात जो सब जगह पे दे रहे हैं, ऐसा हम लोग नया कंपनी चालू करके
हमारा बहुत अमेरिका के दुबई में है, सिंगापुर में है, सब जगह पे हमारा कस्टमर है। तो हम लोग उसको आगे बढ़ा के इंटरनेशनल जगह पे भी हमारा कंपनी लेके जाना है, सोच रहे हैं। जागृति के खाकरा बनाने के उद्योग में 10 से 15 महिलाएं काम करती हैं। जहां इस व्यवसाय से ये अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं, वहीं ये अपने सहकर्मियों को भी घर चलाने में मदद कर रही हैं। साल से इधर खाकरा मीनाबिन खाकरा कंपनी में काम कर रही हूँ। इधर 200-250 का रोज का काम होता है। इससे मेरे को घर में भी हेल्प मिल जाती है और बच्चे का स्कूल का ट्यूशन का फीस निकल जाता है। मेरा 200-250 तक मिलता है मेरे को, तो मेरा हस्बैंड का पैसा सेविंग के लिए रहता है और मेरा खर्चा मैं इधर कमाती हूँ, खर्चा मेरे को बच्चों का फीस, स्कूल का फीस भरने को और घर में थोड़ी फार मदद होती है। महीने का मेरे को 7,000 पगार मिलता है और उसके वो पगार में से मैं थोड़ा बचा के, मेरा पहला रूम नहीं था, वो पगार से बचा के मैंने रूम लिया। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम देखेंगे इंश्योरेंस के ऊपर कुछ जानकारी और हमारे एक्सपर्ट द्वारा इसी विषय पर कुछ खास सलाह। देखते रहिए पैसा वसूल। It's a new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. स्वागत है आपका एक बार फिर। संचय सेगमेंट में पिछले हफ्ते हमने आपको कुछ इंश्योरेंस त्रुटियों से अवगत कराया था। आइए आज जीवन बीमे से जुड़े कुछ और तथ्यों पर नजर डालें हमारी संवाददाता रत्ना नायर की इस रिपोर्ट के द्वारा। बीमा लेते वक्त उसकी सही कालावधि को समझना बेहद जरूरी है। अपनी पॉलिसी की टर्म अपनी रिटायरमेंट की आयु को ध्यान में रखकर ही निश्चित करें। अक्सर देखा जाता है कि लोगों की पॉलिसी गलत कालावधि की वजह से उस वक्त लैप्स हो जाती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, क्योंकि हम लोग रिस्क कवर कर रहे हैं, तो उद्देश्य ये है कि एक व्यक्ति अगर 60 साल की उम्र तक नौकरी पेशा करता है और पैसा कमाता है, तो उस अवधि तक तो प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में, क्योंकि हम बात करें अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर इंश्योर्ड है, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता है आप आज कितने साल के हो, वहाँ से लेकर रिटायरमेंट तक कितने साल आपके बचे हैं, उतना आपका टर्म होना चाहिए। बीमा लेते वक्त रिस्क का मूल्य सही तरह से आंकना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश लोग या तो रिस्क से अधिक मात्रा की बीमा लेकर अधिक प्रीमियम भरते हैं या फिर कम मूल्य की बीमा लेते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें खुद ही नुकसान की भरपाई पूरी करनी पड़ती है। आमतौर से एक सीधा अगर रूल देखें तो कम से कम अपनी जो आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 गुना तो पकड़ लीजिए, उतना तो आपके